सम्माननीय आज की सभा के सभापति जी, आज की सभा के सभी आयोजकगण, हमारे जिला के प्रधान काला जी, कप्तान बेनीवाल जी, श्री सतवीर बेनीवाल जी, श्री कालू नोयल जी, राय सिंह जागू जी, श्री महावीर जी, श्री पवन शर्मा जी, स्टेज संभाल रहे सभी हमारे साथीगण, मंच में बैठे हमारे सभी साथीगण, हमारे सामने बैठे हमारे सभी भाइयों बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति और हमारे कलाकार भाई साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है कि ये भविष्य में देश कहाँ जा रहा है। हमारी लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है और बिना लड़े कोई चारा नहीं है आपके सामने, कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। किसी मुकाबले में मत रहना कि आज अगर हम ये लड़ाई हार गए तो शायद भविष्य में हमारा रोजगार कोई चांस होंगे बचने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा। साथियों, हमारा शोषण तो बरसों से है। देश को आजाद कराया था आप लोगों ने, हजारों कुर्बानियां दी थी। भगत सिंह का जिक्र हमारे साथी कर रहे थे, हजारों भाइयों ने कुर्बानियां दी थी। क्या इस देश में किसी पूंजीपति ने भी कोई कुर्बानी दी थी देश की आजादी की लड़ाई में? क्या कोई टाटा बिरला का बेटा भी शहीद हुआ था आजादी की लड़ाई में? अरे करीब 43-4400 लोग शहीद हुए हैं। काले पानी तक की जड़ें काटी हैं। कोई एक पूंजीपति जेल में गया हो आजादी की लड़ाई में? और ये आरएसएस वाले जो आज देश के ठेकेदार बन गए, ये कोई शामिल हुए हो आजादी की लड़ाई में? इन्होंने तो आजाद करवाने वालों को गोली मारी, महात्मा गांधी को गोली मारी थी इन आरएसएस वालों ने। आज ये ठेकेदार बन गए देश के। आज हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाते हैं और हमारे हजारों बच्चों की लाशें तिरंगे में लिपट कर आती हैं। ये हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाएंगे? इन्होंने तो 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया, 60 साल तक, और आज ये तिरंगे के नाम पे हमें लड़वाते हैं। साथियों, जब आपने देश आजाद करवाया ना, तब कहावत थी उत्तम खेती माध्यम व्यापार, और तब देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 60 रुपए था। और आज 73 साल की आजादी के बाद देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 10 रुपए भी नहीं है। और अभी जो टारगेट है 100 रुपए में 6 रुपए रहेगा। यानी 65% आबादी खेती पे निर्भर है, जिसका रोजगार खेती से चलता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो जमीन के मालिक है, चाहे वो छोटे व्यापारी आड़ती हैं। आज हम 60% लोग खेती में जिंदा है। खेती हमारा रोजगार है, खेती हमारा बिजनेस नहीं है। और इन 60% लोगों का के हिस्से में आते हैं 100 रुपए में 10 रुपए, और अभी अगली नीतियां हैं 100 रुपए में 6 रुपए आपके हिस्से रहने चाहिए। और असली तो पूछो तो वो 6 भी नहीं बचेंगे। अगर हम पिछला उदाहरण देखें, आपके मुकाबले में दूसरे वर्गों ने तरक्की की है। अगर हम पहले रेट से, फसल के पहले रेट से 66 में आया, तुलना करें बाजार की, अगर हम तुलना कर ले सोने से,
सोने के चौगिर्द पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। 1970 में 184 रुपये का तोला था, 66 में तो और कम था। और गेहूं का रेट 70 रुपये था। 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। लेकिन आज अगर 1 तोला सोना खरीदोगे तो 25 क्विंटल गेहूं में आएगा। ये हुई है आपकी तरक्की। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपये थी ना, उसकी आज 400 हो गई। आपकी गेहूं जहां 70 रुपये थी, आज 1925 हुई है, यानी 29 गुना बढ़ी है। और अधिकारी की तनख्वाह 400 गुना बढ़ी है। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ी है। यह है आपका लेवल। आज उत्तम खेती नहीं बची। आज कोई खेती करना नहीं चाहता। केवल खेती तो हम इसलिए कर रहे हैं कि और करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा रोजगार है, यही है। साथियों, आज हमारे पास 2 चीज है। एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हम तो उलझ के रह गए ना जातिवाद में, हम तो उलझ के रह गए ना धर्मवाद में। लेकिन किसी भी धर्म का है और किसी भी जाति का है, ये 2 रोजगार हमारे पास सबसे बड़े हैं। एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। आज फसल का जो हाल है वो एक आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया, और दूसरा आंकड़ा ये है कि जो सरकार ने न्यूनतम भाव तय किया, कम से कम भाव तय किया कि भैया आप पैदा कर लो, इतने पे तो बिकेगी ही, उससे अगर उस रेट पे बिके तो आज हमारी कीमत बढ़ती है देश में 23 फसलों की 17 लाख करोड़, और हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़, यानी न्यूनतम से करीब 4 लाख करोड़ कम। और जो हमारी मजदूरी है, जो आपने बच्चे पढ़ा लिए, आज शहर में मजदूरी करने जाते हैं, आज फैक्ट्रियों में, कंपनियों में मजदूरी करने जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं 6000 7000। खड़े होंगे बहुत से बच्चे यहाँ। और न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड, उसका रेट है करीब 9500, यानी जितनी कम से कम मिलनी चाहिए उससे भी 1/3 कम। और अब वो भी कानून बदल दिए। अब आप 8 घंटे काम नहीं करोगे, अब आप 11 घंटे 12 घंटे काम करोगे। 6000 में 7000 में कर रहे हैं हमारे बच्चे जो शहर में जाते हैं, वो 6000 में 7000 में वो 11-11 घंटे की ड्यूटी दे रही है। यानी आपको मजदूरी भी न्यूनतम से कम मिलेगी और आपको फसल का भाव भी न्यूनतम से कम मिलेगा। और ये दोनों का अगर मिला दें तो आज बस यही हमारी बर्बादी का कारण है। अगर हमें मजदूरी पूरी मिल जाए, अगर हमें न्यूनतम भाव मिल जाए तो जो पिछले 20 साल में 3.5 लाख से 4 लाख किसानों के बीच 1 लाख 2 लाख के कर्जे में आत्महत्या कर चुके हैं, उनमें किसान भी हैं, उनमें मजदूर भी हैं। तो शायद अगर ये हमें इतना पैसा मिल जाता तो शायद ये आत्महत्या लोग ना करते। 1 लाख के कर्जे में, 2 लाख के कर्जे में किसान की फोटो लगा के नोटिस लगा दिए बैंक में, जमीन की कुर्की आ गई, गांव में मुनादी करवा दी, इज्जतदार किसान था, खेत में जाके फांसी लगा दी। लेकिन ये बताइए, पूरे देश में 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ के कर्जे में किसी एक भी पूंजीपति ने फांसी खाई आज तक? कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया आज तक? अरे देश हमारा आजाद आपने करवाया, आजाद रखा आपने, हजारों शहीद हमने सीमा पे करवा लिए। लेकिन मैं पूछता हूं, देश में कानून किसके लिए बनते हैं?
एक भी पूंजीपति को आज तक सजा हुई हो कि इसने बैंक का कर्जा नहीं दिया, हम हजारों किसान गणवा सकते हैं। आज जितना देश के किसानों पे टोटल कर्जा है ना, उससे 2 गुना कर्जा तो पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया। जितना टोटल कर्जा उससे 2 गुना 15 लाख करोड़ एनपीए आज के टाइम में सारा का सारा पूंजीपतियों का है। ये अंबानी जैसे जिनकी आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की है ना, वो भी बैंकों का लाखों करोड़ मार गए, लाखों करोड़, और हमारी सरकार कुछ नहीं करती। यहां सारे कानून आपके लिए हैं, यहां सारे कानून आपको निचोड़ने के लिए हैं। कब तक बर्दाश्त करोगे? आखिर जिंदा कैसे रहोगे? जो 3 नए कानून बनाए हैं ना, इनमें बहुत से भाई शायद अभी तक पता नहीं है। जो 3 नए कानून बना दिए, ये दुखी तो पहले से ही है, जो मैं बता रहा हूं ये तो पहले से ही हमारा हाल है। लेकिन अब इन 3 कानूनों से क्या होगा? अब इन 3 कानूनों से मंडियां खत्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म। हरियाणा और पंजाब से ज्यादा खरीदते हैं पहले भी, और अब शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, साफ तौर पे लिख दिया है कि हरियाणा और पंजाब से भी सरकारी खरीद बंद कर दी जाए। आज हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है, पूरी दुनिया का व्यापार एक मंच पे आ गया है, और उसमें शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर आपको वर्ल्ड मार्केट का भाव मिले तो फिर वर्ल्ड मार्केट में अब की बार गेहूं का भाव 1500 रुपये था। हिंदुस्तान में आप देखिए, आप बिहार में और उत्तर प्रदेश में अगर धान को देखें तो 1100 रुपये बिकती है। अगर वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से आपको कपास का रेट मिले तो 4 और 4,500 हजार के बीच मिलेगा। सरसों पिछले साल 3200 रुपये में बिकी है। अब की बार थोड़ी महंगी है, क्योंकि अब की बार आंदोलन को तोड़ने के लिए मलेशिया से तेल कम मंगाया है। 80,000 करोड़ का हर साल तेल आता है खाने वाला मलेशिया से, और यहाँ की सरसों का रेट मिलता है 3200 रुपये 3500 रुपये। मक्के का आपके 1100 रुपये। और अगर इस भाव में आपको फसल बेचनी पड़े तो फिर आपको खेती करनी पड़ताली खाएगी, और खेती करनी पड़ताली खाएगी तो आप इस जमीन को बेचोगे। पिछले 8 साल में आधे रेट रह गए हैं, और जब इस भाव पे भी ना बिकी तो और सस्ती होगी। और क्योंकि खेती तो करनी है, और अमेरिका जैसे देशों का मुकाबला करना है। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका के किसान के पास 5000 एकड़ जमीन है, 20,000 एकड़ जमीन है। और जब आप 5 एकड़ वाला 20,000 एकड़ वाले का मुकाबला नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे अगली पॉलिसी तय हो गई है, आ रही है मैदान में, कि यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनाए जाएंगे, और अमेरिका की खेती का मुकाबला करने के लिए यहाँ भी कंपनियां खेती करेंगी। अब फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जब ये हाल होगा तो हम क्या करेंगे? हमारी अगली पीढ़ी क्या करेगी? और हम क्यों घर बैठे हैं? हम क्यों मैदान में लड़ने के लिए नहीं कर रहे? आखिर कौन माँ बाप है ऐसा जो बच्चों के लिए काम नहीं करता? कौन माँ बाप ऐसा जो बच्चों के भविष्य के लिए काम नहीं करता? अरे आज हमारे बच्चों का भविष्य नरक में जा रहा है। कैसे जिंदा रहेंगे 6,000 और 7,000 की तनख्वाह पे? 6-7 हजार की मजदूरी पे कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे कोई और चलाएंगे ये लोग? अगर बस लड़ाई यही है, लड़ाई केवल किसान की नहीं है, लड़ाई है कारपोरेट वर्सेस जनता। ये तो मैं किसानों का हाल बता रहा हूं, जो जमीन वाले उनका बता रहा हूं। और जो बिना जमीन वाले भाई है ना, वो सोचते हैं शायद हमारे लिए तो ये कानून कोई काम नहीं करेंगे।
लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अब टोटल कारोबार, जो भोजन का कारोबार है, जो अन्न का कारोबार है, वो सारा कारोबार कंपनियां करेंगी। इन कानूनों से छोटा व्यापारी भी खत्म। अब बड़े बड़े अडानी जो गोदाम बना रहा है ना, 2-2 लाख 4-4 लाख एकड़ के मीट्रिक टन के, सारा अनाज उनमें कैद होगा। और जब आपको भूख लगेगी तो आपको उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। अरे जिसके पास जमीन है वो तो 75% अपना घर का पैदा कर लेता है, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है वो तो सारा मोल लेके खाता है। और आप देख रहे हैं 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी। 50 रुपए के किलो दाल खरीदी थी हमारे से और 200 रुपए किलो में बेची थी। यही अडानी जैसे लोग थे। बता रहे हैं अकेले अडानी को 1 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ था अकेली दाल में। आपकी जेब से पैसा निकलकर उनकी जेब में जाएगा। इस तरीके से जैसे आज पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से बढ़ेंगे आपके राशन के रेट और कुछ नहीं कर पाओगे आपसे। इसलिए जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे दुकानों वाले भाई हैं, हमारे शहर वाले भाई हैं, ये आंदोलन सबका है। ये आड़ती भाई है, इनका भी गया बिजनेस। वो कहते हैं सरकारी मंडी चलेगी, प्राइवेट मंडी बनाएंगे, लेकिन सरकारी को तोड़ेंगे नहीं। तोड़ा तो इन्होंने सरकारी स्कूल भी नहीं है। सरकारी स्कूल के मुकाबले में प्राइवेट स्कूल बनाया। आज कहाँ है सरकारी स्कूल? देख लो ना हाल है। सरकारी अस्पताल के मुकाबले प्राइवेट अस्पताल बनाया। आज देख लो ना सरकारी अस्पताल का इलाज। सरकारी BSNL के मुकाबले में प्राइवेट कंपनियां आई। आज कहाँ है BSNL का क्या हाल है? तो जब सरकारी मंडियों के मुकाबले में प्राइवेट मंडियां आएगी, यहाँ पे प्राइवेट कुछ, सरकारी मंडी कुछ भी नहीं बचेगी, अपने आप खत्म होगी। और जब अपने आप खत्म होगी तो आप कहीं कंपटीशन नहीं करवा पाओगे। कहाँ बेचोगे अपनी बासमती धान? कौन सी मंडी में बोली करवाओगे उसकी? कैसे उसका उच्चतम रेट लोगे? कैसे अपनी दाल की बोली लगवाओगे? कैसे अपने कपास की बोली लगवाओगे? उच्चतम भाव कैसे उसका तय करोगे? नहीं मिलेगा। साथियों, इस सर छोटू राम का खड़ा किया हुआ सिस्टम ध्वस्त कर रहे हैं इस झटके। इसलिए ये पूरे देश का आंदोलन है, ये सभी का आंदोलन है, ये हमारे रोजगार का आंदोलन है, ये देश को बचाने का आंदोलन है। अरे हाँ, पता नहीं हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। और क्या हमारे राजनेता करते हैं? विपक्षी पार्टियां भी हैं। आज एक आदमी की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की है, और उसी गरीब देश के अंदर दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। ये लड़ाई है आपकी। आपके हिस्से का पैसा उसकी जेब में क्यों गया? जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है ना, इतनी तो अंबानी की 1 साल की आमदन है। और कहते हैं देश किसानों ने खा लिया। जब इनका माफ करने की बात आती है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री आ जाते हैं। जितना आपके ऊपर कर्जा है ना, इससे कहीं ज्यादा तो उनका माफ कर लिया, इससे कहीं ज्यादा तो उनके टैक्स छोड़ देते हैं। टैक्स जो उनसे लेने होते हैं, जो देश के खजाने में आना होता है, हर साल इतने टैक्स छोड़ देते हैं। बाबा रामदेव जैसे ये मॉडर्न कलाकार, ये देश के 45वें नंबर से 2 साल में देश के 5वें नंबर पे आ गए। इतना टैक्स छोड़ दिया गया उनको। कह रहे हैं देश में मंदी आ गई, पिछले साल मंदी आ गई। कहाँ मंदी आई? मारुति कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें कम बिकी, मकान कम बिके, तो देश में मंदी आ गई। सस्ते नहीं हुए, कोई कार सस्ती नहीं हुई, मंदी आ गई। अरे मंदी तो इसलिए आई कि इन किसानों और मजदूरों के पास पैसा नहीं रहा, इनके पास खरीदने की गुंजाइश नहीं बची। इस जनता के पास पैसा,
टोटा आ गया तभी तो नहीं खरीदे। जब इनके पास पैसा आ जाएगा तो वो सारा बाजार से ही तो माल खरीदेंगे। अब पैसा तो आपके पास और आना चाहिए था, आपकी आमदनी बढ़ानी चाहिए थी। आंकड़ा तो बता रहा है देश का आंकड़ा बता रहा है कि मंदी आ गई है, जनता के पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं बची है। और उसके नाम पे एक और डाका, ये कलाकार बहुत है मोदी। पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला और 5 लाख देश के खजाने से निकाल के 70,000 दिया मारुति को। 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ दिया बिल्डरों को। 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाल के बंदर बाट कर दिया। ये है हमारा देश। साथियों, ये लड़ाई किसी एक कौम की, किसी एक मजहब की, किसी एक धर्म की, किसी एक राज्य की नहीं। ये लड़ाई हमारे जीवन से जुड़ी है। पेट सबका है, जिंदा सबको रहना है, खाना सबको है। और जब ये पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद हो जाएगा, फिर वो काला बाजारी करेंगे। जैसे मैंने दाल का उदाहरण दिया, जैसे प्याज आपने 80 रुपए किलो खरीदा, हमारे से तो 8 रुपए किलो में ही खरीदा था। साथियों, एक बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसमें हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी। एक कहावत है कि एक राजा के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने अपने कुल देवता को मनाया कि जीत का आशीर्वाद दे। कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए, बलि चाहिए। सवा लग गई, बलि मांगी गई। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने बलि देने के लिए तैयार हो गया कि मैंने तो अब कमा खा लिया। उसको देख के 50 साल का आदमी खड़ा हो गया कि ये 80 साल के आदमी का भी बहुत जरूरत है युद्ध के अंदर, इसका बहुत तजर्बा है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं, मेरा तजर्बा कम है। उसकी बलि देने का टाइम आया तो एक 18 साल का 20 साल का नौजवान बच्चा खड़ा हुआ। उसने कहा ये आधी उम्र का जो आदमी है, इसकी अभी बहुत जरूरत है, इसके पास तजर्बा भी है, ताकत भी है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। तो कुल देवता ने आशीर्वाद दिया कि जिसके बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य कभी लड़ाई नहीं हारता। और साथियों, विश्वास रखिए उस परवरदिगार पे, विश्वास रखिए उस मालिक पे। यहां बच्चे से लेके बूढ़े तक तो मैदान में है ही। हमारी तो माताएं बहनें भी मैदान में हैं, हम कैसे ये लड़ाई हार जाएंगे। सिर्फ विश्वास बनाए रखिए, तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। उम्र भी खप जाए तो खप जाए, कितनी देर तक लड़ना पड़े, तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। साथियों, एक महात्मा जब नाचता था तो बारिश होती थी। 4 लड़के दिल्ली पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि अगर नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी हो जाएगी। अकाल पड़ गया। गांव वाले बाबा के पास गए, उन लड़कों ने कहा नहीं बाबा को छोड़िए, हम नाचेंगे, बारिश होगी। उन्होंने कहा भैया करवा दो। उन लड़कों ने नाचना शुरू किया, बारिश नहीं हुई। कोई 1 घंटा नाचा, कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, थक गए, बैठ गए। अब बाबा से कहा कि बाबा आप कुछ करिए। उस महात्मा ने नाचना शुरू किया। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, महात्मा नहीं हटा। और आखिर देर रात में बादल उठा, खूब बारिश हुई। सवाल किया बाबा से, महात्मा से सवाल किया कि महात्मा जी ये हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? उस महात्मा ने जवाब दिया कि मैं 2 तरीके से सोचता हूं। एक, मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा बारिश जरूर होगी, वो परवरदिगार जरूर दया करेगा।
और दूसरा मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो, और बस आपने तब तक लड़ना है, उस मालिक में भरोसा रखना है, जरूर दया करेगा। और हमने तब तक लड़ना है जब तक हम ये आंदोलन जीत नहीं जाते। साथियों, 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हम घर बैठे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, ये धर्म युद्ध है, ये सबका पेट भरने का युद्ध है, मानव जाति का पेट भरने का युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे, वो भाई समाज का नहीं है। और अगर वो भाई कल किसी भी चुनाव में खड़ जाए, मेंबर से लेके और एमपी तक के किसी भी चुनाव में खड़ जाए, उस भाई को वोट मत देना, चाहे गधे को डाल देना। भाई कह रहे हैं बकरी वाली मिसाल दे दो, तो वो तो मोदी को मनाने का एक फार्मूला है। एक राजा के पास बकरी थी और वो बकरी रजती नहीं थी। बकरी की आदत होती है, रजा भी दोगे तो मुंह मारने से नहीं हटेगी बकरी। तो उस राजा ने शर्त रख दी कि मेरी बकरी जो रजा दे ना, उसको मुंह का इनाम दूंगा, और ना रजी तो फांसी चढ़ाऊंगा। अब एक व्यापारी गया, वो बकरी को ले आया कि मैं जाऊंगा, इनाम का लालची था बेचारा। तो पूरी रात बकरी की सेवा की, खड़ाया पिलाया, सवेरे लेके गया, खूब रजी हुई थी बकरी। राजा ने आगे घास किया, बकरी ने मुंह मारा, कह रहा ना भी रजी नहीं, रजती तो मुंह ना मारती घास में, तो चढ़ा दिया फांसी। अगले दिन एक लाला जी गए, लाला जी ने कहा मेरे पास भी माल बहुत है। वो भी बकरी को ले आया, सारी रात बकरी को चने खिलाए, घास खिलाया, खूब रजाई टैर वर्गी कर दी। सवेरे लेके गया, राजा ने चारा आगे किया, बकरी ने फिर क्यों मारा, वो लाला जी को टांग दिया फांसी। अब एक मेरे जैसा किसान था, कर्जा पहले ही घर तक चढ़ रहा था, आत्महत्या तो वैसे ही करनी पड़ती, परिवार वाले पैसे मांगते थे, घर के लिए भी खर्चा नहीं, बैंक वाले परेशान करते यार। सोचा देखी जाएगी तो बकरी लिया। अब वो बकरी ले आए, हरियाणा का जाट था ना, बकरी ले आया। वो उसने रात को खूंटे से बांध ली, आगे चारा किया, बकरी ने मुंह मारा और उसने गद्दा मारे मुंह पे। बकरी ने के आगे फिर चारा किया, बकरी ने फिर मुंह मारा, उसने फिर आगे से मुक्का मारा। सारी रात ट्राई की बकरी की। सवेरे लेके गया राजा के पास, तो कोखें जुड़ गई थी। वो उसके दरबार से कहने लगे भाई ये जाट भी गया। जब ये बकरी रजी होती थी ये तो तब मुंह मारती थी, अब तो ऐसी भूखी है ये। अब वो राजा ने उसके आगे चारा किया और हरियाणा वाले ने पीछे से दिखाया मुक्का, बकरी 2 फुट पीछे गई। कह रहा भी अब रज गई, अब रज गई। अब वो बकरी पता कौन सी थी, वो यही मोदी तो था हमारे वहां पिछले जन्म में। तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखियो, हमने पीपली में रैली रख दी थी, इन्होंने बैन कर दिया, और हमने कहा भी रैली तो करेंगे, कर लेना जो मर्जी। रैली तो की, चम्मर बैरियर कुरुक्षेत्र में लगाए, पूरे हरियाणा में लगाए, जाने नहीं दिए लोग, लेकिन फिर भी 20,000 आदमी पहुंच गया। और अकेले पीपली में 3 जगह लाठीचार्ज किया, बहुत सिर फोड़े इन्होंने,
बहुत हड्डियां तोड़ी उन्होंने। सिविल में खड़ाए थे पुलिस वाले, प्लास्टिक के डंडे नहीं थे, इतने मोटे मोटे बांस के थे, खोपड़े में मारे सीधे। टांगों में मारना होता है लाठी चार्ज में। अभी तक 30-35 मुकदमे इरादा कत्ल के हमारे ऊपर दर्ज कर चुके हैं। एक केस में 7 साल सजा होती है। हमारे पास 5 जन्मों में तो नहीं कटेगी। और जब दिल्ली जा रहे थे ना, हमने कहा दिल्ली में रैली करेंगे किसान। अरे भाई, इस देश के नागरिक हैं, हम अपनी बात रखेंगे, इनके बाप की थोड़ी है दिल्ली। इन्होंने कहा नहीं बढ़ने देंगे दिल्ली में, घुसना नहीं देंगे दिल्ली में। हमने कहा आएंगे तो जरूर कर लेना जो करते हो। अंबाड़े से लेके दिल्ली तक 5 बैरियर थे, 5 तोड़े, डंडे भी मारे, पानी भी मारा, गैस भी मारी, मुकदमे भी बनाए। पर जब दिल्ली के पास गए ना, फिर कह रहे आ जाओ बुराड़ी वाले ग्राउंड में। हमने कहा भी यहीं सड़क पे बैठे। साथियों, इन्होंने कब नहीं गुजारी, घुसने नहीं दिया। दिल्ली को ये अपनी समझ बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन गांव तो हमारे हैं, गांव तो हमारे हैं। कल आएंगे ना ये गांव में, वोट मांगने आएंगे, किसी चीज का उद्घाटन करने आएंगे, किसी ना किसी बहाने से आएंगे, कहीं सभा करेंगे, कहीं कोई प्रोग्राम करेंगे। भैया, हमने पुलिस वालों से नहीं झगड़ना, हमने अधिकारियों से नहीं झगड़ना। लेकिन अगर ये कहीं प्रोग्राम करें ना बीजेपी वाले और जेजेपी वाले, इनकी तसल्ली टका के कर लें। इन्होंने खा लिया हमें लूट लूट के। ये नहीं मानते, ये तो पूंजीपतियों से पैसा लेते और उनके पक्ष में कानून बनाते। साथियों, आज हमने भाईचारा बना के रखना है। हमारे जो दलित भाई है ना, उनको हमने साथ में जोड़ना है। और क्योंकि लड़ाई इकट्ठी है, हम जाति के नाम पे बट के, हम धर्म के नाम पे बट के, हमारे छोटे भाई, हमें उनको साथ लेके चलना है। ये लड़ाई इकट्ठी है और इकट्ठी लड़ाई को इकट्ठे लड़ना है। आपने अपने अपने गांवों में उन दलित भाइयों की पंचायतें करनी है और उनको इस आंदोलन में आने के लिए बोलना है और एक सद्भावना पैदा करनी है हमने आपस में। और उस सद्भावना पैदा करने के लिए हम एक बेनती करते हैं सभी से, हमारे दलित भाइयों से भी और हमारे जो दूसरी जाति के लोग हैं उनसे। जो दलित भाई हैं वो अपने अपने घर में सर छोटूराम की फोटो लगाए, क्योंकि गरीबों और मजदूर, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए लड़े हैं। और जो हमारे दूसरे भाई हैं, जाट है, राजपूत है, पंडित है, कोई भी जाति के हैं, वो अपने अपने घरों में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाए। ये भाईचारा कायम कर दे तो बीजेपी के मुंह पे कितना अच्छा होगा। दोनों हमारे नेता है जो वो कारपोरेट के विरुद्ध लड़े, वो गरीब आदमी के लिए लड़े, उनकी विचारधारा समान। साथियों, एक बेनती मैं करना चाहूंगा कि 1700 लोगों के नोटिस आ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर का जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था उसकी फोटो देखते हैं, ट्रैक्टर का नंबर देखते हैं, गाड़ी का नंबर देखते हैं, नोटिस भेज देते हैं कि आज दिल्ली में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। 17, शायद आपके पास भी कईयों के पास आ गए, 1700 लोगों के पास नोटिस है। साथियों, हमने किसी आदमी ने भी दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। हम उसका विरोध करेंगे। हमारा कोई भी आदमी दिल्ली पुलिस के सामने पेश नहीं होगा दिल्ली पुलिस के बुलाने पे। और अगर दिल्ली पुलिस हमारे गांव में घुसती है, अगर दिल्ली पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, घेर के बिठा लो, मार पिटाई नहीं करनी, इज्जत से बिठाना है, खिलाना पिलाना है, अपने जिला प्रशासन को मैसेज दे देना है कि आपकी पुलिस हमारे पास है,
वादा करो कि दोबारा दिल्ली पुलिस नहीं आएगी, तब छोड़ेंगे। और साथियों, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बहुत अच्छे दिन पे आपने ये सभा रखी है। जो भगत सिंह के चाचा जी थे, अजीत सिंह जी, उनका आज जन्मदिन है और उन्होंने उस वक्त में 1907 में, उस वक्त उन्होंने किसान के पक्ष में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था, पगड़ी संभाल जट्टा के नाम। हम नमन करते हैं उनको कि जिन्होंने आज से 114 साल पहले किसान के पक्ष में आंदोलन किया था। उस वक्त भी किसान शोषण का शिकार था। उनको नमन करते हैं आज। और साथियों, ये आंदोलन हमने तब तक चलाना है जब तक हम जीत नहीं जाते। और बीजेपी ने एक और गुंडागर्दी शुरू कर दी है। 3 बार अपने गुंडों से हमला करवा चुके हैं बॉर्डर पे। और ये हमारे हरियाणा वाले भाई लाठ लेके भागते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना। अभी यूपी में कल अपने गुंडों से गांव में हमला करवा दिया और कई किसानों को चोटें आई हैं इनके मंत्री ने। साथियों, हो सकता है कल यहां भी पंगा कर ले, कोई तबार थोड़ा, इधर गुंडागर्दी का राज है ना। साथियों, उसके लिए हमने इनका हर तरह से मुकाबला करना है। यूपी वाले भाइयों के लिए भी हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास सूत नहीं आते तो हरियाणा वाले पहुंचेंगे लठ लेके। हरियाणा से भी ये घबरा गए। आज मैं बधाई भी देना चाहूंगा आपको कि आज हरियाणा इस आंदोलन में नंबर 1 पे चल रहा है। हरियाणा वाले भाई जागते बहुत देर से हैं, इनका जगाना बड़ा मुश्किल है। पर ये जाग जाए ना, फिर ये बैठते बड़ी उससे भी ज्यादा मुश्किल से, फिर ये हटते ही नहीं जब तक जीत ना जा। इतिहास रहा है कुर्बानी में। आंदोलन में पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा इतिहास हरियाणा के लोगों का रहा है। हर आंदोलन में सबसे ज्यादा कुर्बानी हरियाणा वालों की। साथियों, अब हरियाणा जाग गया है और हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है और अब सरकार की चिंता बढ़ गई। उसके लिए हम आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि पहले तो इस तरह सोच रहे थे पंजाब का आंदोलन है, भगा देंगे पंजाब वालों को, लेकिन अब हरियाणा वालों से चिंता इनको और ज्यादा हो गई है कि हरियाणा वालों को भगा के कहाँ जाएंगे। 3 तरफ से बैठे पिटेंगे बाहर करोगे। तो साथियों, इस तरह से हमने ये आंदोलन लड़ना है। और एक मैं बेनती ये करूंगा कि सब अपने अपने गांव में कमेटी बनाएं। हर गांव से 20, 30, 50 हमें नंबर दें, हमारे पास पहुंचाएं। हमारा मैसेज आपके पास आएगा कि आज आंदोलन में क्या हो रहा है, कल आंदोलन में क्या होगा, वो मैसेज आपके पास आएगा। तो आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि हमने अगली रूपरेखा क्या बनानी है। और दूसरी बात, हर गांव से तय करो कि हमारे इतने आदमी रोटेशन में बॉर्डर पे जाते रहेंगे। एक गांव से मान लिया, एक गांव से 20 आदमी जाते हैं, 50 आदमी जाते हैं, वो वहाँ 4 दिन रहेंगे। 4 दिन बाद दूसरे चरणों में सुधार देंगे। हमारा किसी भाई का काम खराब ना हो, ये आंदोलन लंबा चल। तो साथियों, आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।